हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन यानी कि दल बदल। आजकल ये बहुत आम सी बात हो गई है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन से रिलेटेड, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या कमियां हैं जिनका फायदा उठाकर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पार्टियां बदलते हैं। तो चलिए, आज का ज्ञान डिफेक्शन के नाम। दोस्तों, डिफेक्शन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री इंडिया में 3 लेवल पर इलेक्शंस होते हैं: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं और जो भी कैंडिडेट्स जीतेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बन जाएंगे। ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी 2 हाउसेज होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर भी चुनाव होते हैं और जो चुनाव जीतेगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बन जाएंगे। और लोकल लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के चुनाव होते हैं। लेकिन हमें यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि डिफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर एप्लीकेबल होता है, लोकल लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि इस वीडियो में डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी मैं बात करूंगा वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको हम एमपीज बोलते हैं, और स्टेट लेवल पर जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं जिनको हम एमएलए और एमएलसीज बोलते हैं, उन पर ही एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं डिफेक्शन की। डिफेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? दल बदल, यानी कि एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही मतलब है डिफेक्शन का? नहीं। डिफेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का नाम हम ए दे देते हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी एक कैंडिडेट को टिकट देती है इलेक्शंस में और वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। अब अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं, या तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, या आप स्टेट लेवल पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुके हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपनी पार्टी को दगा दे जाते हैं। आप अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो आपको एक डिफेक्टर कहा जाएगा। आपने डिफेक्शन कर दिया है। ऐसे ही कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यानी कि वो निर्दलीय है, वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो एक इंडिपेंडेंटली टिकट लेता है, इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। और इलेक्शन जीतने के बाद वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसे भी एक डिफेक्टर कहा जाएगा। अब आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की तरफ से उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जिसको वो हार गए, तो वो एमपी तो बन नहीं पाए। ना ही उन्होंने स्टेट लेवल पर कोई चुनाव लड़ा था, तो वो स्टेट लेवल पर एमएलए या एमएलसी भी नहीं है। और कुछ ही टाइम पहले उन्होंने क्या किया? कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आ गए। तो क्या उन्हें हम एक डिफेक्टर कहेंगे? नहीं, उन्हें हम एक डिफेक्टर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना ही एमपी हैं, ना ही वो एमएलए या एमएलसी हैं, वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है। तो यहां पर डिफेक्शन की कैटेगरी में आने के लिए आपको हाउस का मेंबर होना जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हाउस का मेंबर होना, चाहे वो स्टेट लेवल का हाउस हो। लेकिन आपने सुना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 20 से 22 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनको डिफेक्टर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एमएलएज हैं, वो स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। तो 1960s में डिफेक्शन की शुरुआत हुई। लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे। लेकिन एक फेमस इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था 1967 में। पंजाब से अलग होकर एक नया स्टेट बना था हरियाणा। हरियाणा में पहली बार इलेक्शंस होते हैं 1967 में। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनका नाम था गयालाल। गयालाल ने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसमें गयालाल जीत गए। रिजल्ट आते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शाम होते होते भाई साहब ने कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर ली और कुछ ही घंटों बाद वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो 24 घंटे से भी कम टाइम में वो 3 बार अदला बदली कर चुके थे। तो एक इंसिडेंट है, जब गयालाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गयालाल रहते हैं और उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के जो लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह, वो भी थे। तो राव बीरेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि गयाराम अब आयाराम हो चुका है, क्योंकि वो वापस कांग्रेस में आ गए थे। तो उन्होंने इसलिए कहा कि गयाराम अब आयाराम हो चुका है। तो वहां से एक टर्म फेमस हो गया, आयाराम गयाराम। तो आज के टाइम पर डिफेक्शन को एक बहुत फेमस टर्म से डिनोट किया जाता है, आयाराम गयाराम। और ये गयालाल इतने कमाल के आदमी थे
कि फिर से 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने वापस यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे थे गयालाल साहब। ये तो बात हुई 1967 की, लेकिन ये चीज थमी नहीं और ये चीज चलते रही 1970s में भी, 1980s में भी, और बातें चल रही थी कि भाई कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, वरना ये जो चीज चल रही है दल बदल, ये इंडियन पॉलिटिक्स को बर्बाद कर देगी। और फाइनली 1985 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें पार्लियामेंट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया बदलाव, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। इस अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 10 को डाला गया और 2 आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 को भी ऐड किया गया। ये आर्टिकल और शेड्यूल बात करते थे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि डिफेक्शन को रोकने के लिए कानून बनाए गए। और इस लॉ में कहा गया कि जो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उन मेंबर्स की हाउस की मेंबरशिप को खत्म किया जा सकता है, यानी कि उनकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन छीनी जा सकती है, और अगर वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं तो उनसे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की पोजीशन छीनी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि शेड्यूल नंबर 10, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। पहली बात इसमें यह कही गई है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे देता है, यानी कि इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे में उसकी हाउस की मेंबरशिप को खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी की व्हिप को नहीं मानता है, तो ऐसे में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये व्हिप क्या होता है? व्हिप एक तरीके का आदेश है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सभी कैंडिडेट्स के लिए जारी करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है, तो ऐसे में जनरली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो व्हिप जारी करती है, और उस व्हिप में लिखा होगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, कल उनको लोकसभा में आना है क्योंकि वहां पर वोटिंग है, और साथ में ये भी लिखा रहेगा कि आपको किस फेवर में वोट करना है। और आप अगर उस व्हिप को नहीं मानते हैं, यानी कि व्हिप में लिखा था आपको ए को वोट करना है और आपने बी को वोट कर दिया, और ऐसे में जिस कैंडिडेट ने व्हिप को फॉलो नहीं किया, उससे उसकी लोकसभा की मेंबरशिप छीनी जा सकती है, वो भी डिफेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरी बात है किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसे में उसको एक डिफेक्टर माना जाएगा और उसकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। चौथी बात है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। देखिए दोस्तों, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों ही जगह पर कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि उनका इलेक्शन नहीं होता, उनको नॉमिनेट किया जाता है। अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें, यानी कि पार्लियामेंट की अगर बात करें, तो वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर के द्वारा कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं। तो इन नॉमिनेटेड मेंबर से कहा गया है कि जैसे ही आपको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा, उसके बाद आपके पास 6 महीने का टाइम है। अगर आप चाहें तो इस 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है, आपको एज अ डिफेक्टर कंसिडर किया जाएगा। तो ये 4 बातें तो हो गई कि किस कंडीशन में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी कि उसकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें आप पार्टी चेंज करेंगे फिर भी आपको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में कहा गया कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स, यानी कि 1/3 मेंबर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे में उनको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा, यानी कि उनकी मेंबरशिप को खत्म नहीं किया जा सकेगा, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। लेकिन बाद में इस रूल को चेंज कर दिया गया है। ईयर 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और ये जो 1/3 काउंट था इसको बढ़ाकर कर दिया गया 2/3। तो प्रेजेंट में भी वही चल रहा है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा। अब बात आती है कि इतने सारे जो हमने रूल्स पढ़े जिसमें कहा गया कि मेंबरशिप खत्म की जा सकती है, यानी कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये करने की पावर किसके हाथ में है? तो ये पावर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं बताता हूं आपको कौन होता है। आपने लोकसभा या राज्यसभा को टीवी में तो देखा ही होगा, वहां पे देखा होगा कि पूरी कार्यवाही चल रही होती है लोकसभा या राज्यसभा की। एक इंसान एक बड़ी सी गद्दी में, चेयर में ऐसे बैठा रहता है और वो पूरे हाउस को मैनेज करता है, पूरे हाउस की कार्यवाही को मैनेज करता है। लोकसभा में उसको कहते हैं स्पीकर, राज्यसभा में उस इंसान को कहा जाता है चेयरमैन। ऐसे ही स्टेट लेवल पर अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो वहां पर भी होता है स्पीकर।
अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो वहां पर होता है चेयरमैन। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पार्टी पावर में है उसी का मेंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एट प्रेजेंट की बात देख लें, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो बीजेपी के हैं, तो आप खुद ही सोचिए वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी पार्टी के हित में ही तो सोचेगा, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट क्यों जाएगा। इसी वजह से 1992 में एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा डिफेक्शन पर जो डिसीजन लिया जाएगा क्या वो फाइनल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा डिफेक्शन पे। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जब डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिफेक्शन के ऊपर डिसीजन लेगा, लेकिन उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई सब कुछ ठीक तो है, अगर इन केस प्रिसाइडिंग ऑफिसर सही डिसीजन नहीं भी लेता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके डिसीजन को बदल देंगे और एक सही डिसीजन दे देंगे। लेकिन यहां पर आ जाता है एक लूप होल जो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में है, और वो लूप होल ये है कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसीजन लेने की पावर तो दे दी है, लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कि भाई आपको 10 दिन के अंदर डिसीजन लेना है या 20 दिन के अंदर डिसीजन लेना है या आपको 2 महीने के अंदर डिसीजन लेना है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो वो कभी डिसीजन लेगा ही नहीं। अगर उसकी पार्टी के अगेंस्ट कोई मुद्दा आया है तो वो कोई डिसीजन लेगा ही नहीं। उसके पास जो अपील आई है उसको बस साइड में रख देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको बाइंड नहीं करता कि भाई आपको इतने टाइम के अंदर डिसीजन लेना है। इसीलिए इस लूप होल का बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। लेकिन एक और केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में एक डिसीजन दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को विद इन 3 मंथ्स डिफेक्शन पर डिसीजन देना है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं आ जाती। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, ये जो टर्म यूज किया गया ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, इसका गलत फायदा उठाएंगी, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या है। तो एक तरीके से ये वेग सिचुएशन हो गई, क्लियर नहीं है कि भाई कौन सी सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी। तो ये अपने हिसाब से किसी भी सिचुएशन को बोल देंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए हम इस पे डिसीजन नहीं ले रहे। तो पंगा अभी भी है, अभी भी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आया है। अब हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के दूसरे लूप होल की। इस लूप होल को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी है तो इसकी सरकार बनी हुई है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी वाले सोच रहे हैं कि भाई इस सरकार को कैसे गिराया जाए। तो इस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाओ। तो इस पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं कि भाई हमारा क्या फायदा है तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में आके, तुम्हारी तो गवर्नमेंट भी नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं कि अगर तुम हमारी पार्टी में आ जाते हो तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और हमारी सरकार बन जाएगी, और तुम्हें हम गवर्नमेंट में मिनिस्टर का पोस्ट दे देंगे। ये लोग तो तुम्हें मिनिस्टर की पोस्ट भी नहीं दे रहे, हम तुम्हें मिनिस्टर की पोस्ट देंगे, तो देख लो आप तुम्हें जिसमें बेनिफिट लगता है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स इस पार्टी को छोड़ देंगे और इनकी सरकार गिर जाएगी और वो इधर पहुंच जाएंगे और इनकी सरकार बन जाएगी, और यहां पर इन बागी नेताओं को क्या किया जाएगा, इनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब इन मेंबर्स ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए तो इनकी मेंबरशिप तो डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों हमारी कंट्री में एक प्रोविजन है। वो प्रोविजन ये है कि अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं भी हैं तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं। बस एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर आपको हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद कोई भी इंसान 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है, और उसको 6 महीने का टाइम मिल जाता है और उस 6 महीने के अंदर वो दोबारा इलेक्ट होकर आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उस समय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक चेंज किया गया। थोड़ी देर पहले भी हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 1/3 का जो कॉन्सेप्ट था उसको 2/3 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चेंज किया गया और कहा गया कि जब तक ये डिस्क्वालिफाइड मेंबर दोबारा से इलेक्शन लड़के वापस से मेंबर नहीं बन जाता हाउस का, तब तक ये कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो 2003 में इस लूप होल का सॉल्यूशन तो निकाल दिया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे लूप होल की, जो हमें देखने को मिला कर्नाटका के 2018 के इलेक्शंस में। तो कर्नाटका में इलेक्शन हुए, किसी भी पार्टी को
क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई, तो कोई भी सरकार बनाने की सिचुएशन में नहीं था। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, तो गवर्नर ने उनको सबसे पहले न्योता दिया कि भाई आओ आप गवर्नमेंट फॉर्म करो, अगर आप मेजोरिटी प्रूफ कर सकते हो तो बीजेपी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, तो उनकी सरकार गिर गई। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेडीएस दोनों पार्टियां एक साथ मिल गई और उन्होंने कोएलिशन कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो इनके पास मेजोरिटी आ गई और इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। तो एक तरफ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेडीएस का कोएलिशन और एक तरफ बीजेपी। अब हुआ कुछ ऐसा कि बीजेपी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेडीएस के कुछ एमएलएस को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि भाई आप एक काम करो, रेजिग्नेशन दे दो। रेजिग्नेशन पार्टी से नहीं, रेजिग्नेशन असेंबली से, मतलब जो तुम्हारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप है उससे रेजिग्नेशन दे दो। और इनको कुछ ऐसा लालच दिया गया होगा तो ये लोग मान गए, कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ जेडीएस के नेता, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब रेजिग्नेशन देने से हुआ क्या कि भाई जो असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो घट गई। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 100 है। 100 में से 45 सीट्स तो बीजेपी के पास है और 55 सीट्स कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस के पास है। तो बीजेपी वालों ने क्या किया, यहां से इस कोएलिशन से 20 एमएलएस को खरीद लिया या अपने पक्ष में कर लिया, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए, और इनसे कहा कि भाई तुम रेजिग्नेशन दे दो। तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब असेंबली का टोटल काउंट 20 कम हो गया, यानी कि 100 से अब वो 80 हो गया है। अब 80 का मेजोरिटी कितना होता है, 41, और बीजेपी के पास कितनी सीट्स हैं, 45, और इनके तो 20 सीट्स कम हो गई हैं, अब इनकी 55 से 35 हो गई हैं। तो बीजेपी हैज नाउ द पावर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और यही हुआ, जब इन 20 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया तो उससे बीजेपी को मेजोरिटी मिल गई और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। कर्नाटका की असेंबली के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, यानी कि जो स्पीकर थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जितने भी लोगों ने रेजिग्नेशन दिया था उनकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और डिस्क्वालीफाई पूरे बचे हुए टर्म के लिए, करीबन 3.5 साल का टर्म बचा हुआ था असेंबली का। अब इस डिसीजन के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बिल्कुल स्पीकर इनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन पूरे टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, यानी कि इनको इलेक्शन दोबारा लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को जो कानून के जानकार हैं उनके द्वारा काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। और उसके बाद होता क्या है कि ये जितने भी बागी नेता थे जो डिफेक्शन करके आए हुए थे, ये दोबारा इलेक्शन लड़ा इन्होंने, और इनमें से ज्यादातर नेता इलेक्शन जीत भी गए और अब वो मौज काट रहे हैं बीजेपी पार्टी में, और बीजेपी की पार्टी एकदम मस्त चल रही है कर्नाटका में। तो यहां से हमें पता चला कि रेजिग्नेशन भी एक लूप होल है। अब बात करते हैं हम चौथे लूप होल की। चौथा लूप होल है ये जो 2/3 वाला कॉन्सेप्ट था, कि अगर किसी पार्टी में से 2/3 मेंबर्स छोड़ के जाते हैं तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो जो छोटे स्टेट्स होते हैं जहां पर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वहां पर ये 2/3 का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गोवा, वहां पे मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास टोटल 6 एमएलएज हैं, तो 6 का अगर हम 2/3 निकालें तो 4 मेंबर्स, तो 4 मेंबर्स को अपने पक्ष में करना, उनको खरीदना बहुत आसान है छोटे स्टेट्स में। बड़े स्टेट्स में दिक्कत हो सकती है, लेकिन छोटे स्टेट्स जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज छोटी हैं, जहां पर नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, वहां पर 2/3 लोगों को अपने बस में करना बहुत आसान है। इसीलिए ये 2/3 का कॉन्सेप्ट भी जो है ये क्या है, एक लूप होल है। इनफैक्ट 2/3 के कॉन्सेप्ट के बारे में कानून के जानकारों का ये कहना है कि भाई ये तो एक तरीके से कहा जा रहा है कानून के द्वारा खुद ही कि अगर आपको डिफेक्शन करना है, आपको दल बदल करना है, तो मेजोरिटी में करो, 2/3 मेंबर्स जाओ, इंस्टेड ऑफ इक्का दुक्का होल। और एक आखिरी लूप होल जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा। मान लीजिए एक जेन्युइन नेता है, वो लोगों का भला करना चाहता था, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया और उसने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे वो लड़ता है और इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन बाद में वो देखता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे काम नहीं कर रही है और वो उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस के अगेंस्ट जाता है। और मान लीजिए कल के दिन एक व्हिप जारी किया जाता है और बोला जाता है कि आपको इस चीज के फेवर में वोट करना है, लेकिन उस जेन्युइन इंसान को लगता है कि भाई ये चीज सही नहीं है, मैं अगर इनके हिसाब से वोट करूंगा, जो ये कह रहे हैं उसके हिसाब से वोट करूंगा, तो मैं लोगों के साथ अन्याय करूंगा। तो वो क्या करता है, व्हिप के अगेंस्ट वोट कर देता है। तो ऐसे में वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देती हैं डिफेक्शन के बेसिस पर। तो इसे एक बहुत बड़ा लूप होल माना जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। देखिए दोस्तों, एक इंसान है, उसको लोगों ने चुना है
तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए काम करे। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन लॉ उसकी पार्टी के हाथ में एक ऐसी पावर दे देता है कि अगर आप पार्टी के लाइन के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब आखिरी में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो हमने एंटी डिफेक्शन के अलग अलग लूप होल्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर मैं पहला लूप होल देखूं तो पहला लूप होल मैं मान सकता हूं कि क्या सच में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में पावर होनी चाहिए, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जनरली क्या रहता है, बायस्ड रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अपने डिसीजन में बोला है कि अब टाइम आ गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ चेंजेस लाए जाएं और हो सके तो हमें एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए जो डिफेक्शन के केसेस पर डिसीजन ले इंस्टेड ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। या फिर आप इस पावर को इलेक्शन कमीशन को भी दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। दूसरा लूप होल जो था वो टाइम लिमिट का था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के हिसाब से 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक आगे लाइन भी ऐड की गई है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस अगर हैं तो आप 3 महीने से ज्यादा का टाइम ले सकते हैं। तो इस चीज को भी खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो यहां पे लिखा गया ना, इस चीज का फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डिफाइन नहीं किया गया, तो ये लोग अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर देंगे और उस चीज को एक्सटेंड कर देंगे। तीसरा लूप होता है रेजिग्नेशन का। मेरे हिसाब से अगर कोई भी मेंबर रेजिग्नेशन देता है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी मेंबरशिप को बचे हुए टर्म के लिए खत्म कर देना चाहिए, यानी कि वो दोबारा इलेक्ट होके भी नहीं आ सकता। तभी ये लोग सोचेंगे 100 बार रेजिग्नेशन देने से पहले, क्योंकि इनके हाथ से पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा, दोबारा ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। चौथा लूप होल था ये 2/3 मेंबरशिप वाला। 2/3 मेंबरशिप मैंने आपको बताया कि छोटे स्टेट्स में जहां पर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वहां पर ये खरीद फरोख्त वाला जो चल रहा है ना इंडिया में, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को खरीद लेते हैं, वो बहुत आसानी से हो जाता है वहां पे। इसलिए कहा जाता है कि ये 2/3 का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म होना चाहिए। और आखिरी लूप होल जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक जेन्युइन नेता है और उसकी पार्टी सही काम नहीं कर रही है और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डिफेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर क्या होता है कि आप अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी वोट कर सकते हैं, आपको कोई भी डिफेक्शन नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट यूके यूएस यहां पर तो डिफेक्शन का कोई लॉ ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें पार्टी सही से डिसीजन नहीं ले रही है, लेकिन कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो सही डिसीजन ले, तो उसके पास ये पावर हो कि वो डिसीजन ले सके, उसके पास ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी अगर वो सही डिसीजन के लिए वोट कर रहा है। तो ये रही सारी बातें डिफेक्शन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे यूएसए या यूके, यहां पर डिफेक्शन के लिए कोई लॉ ही नहीं है, तो क्या इंडिया में भी कोई लॉ होना ही नहीं चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में लॉ ना हो ऐसा तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और मैंने जितने भी लूप होल्स बताए इन पर हमें काम करने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको लगता है वीडियो वैल्यूएबल था तो लोगों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर सोशल मीडिया में मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरे हैंडल्स हैं, वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।